नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और ये टॉप 30 क्वेश्चन देखें जो कि विगत वर्षों में बार बार आए हैं। आगामी पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा खाली स्थान है। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा खाली स्थान है। ऑप्शन ए है साध्य है, बी है साधन है, सी है उद्देश्य है और डी है सीखना है। तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के लिए भाषा जो है आपकी वो हो जाएगी साधन है। तो बी हमारा यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामग्री कैसी होनी चाहिए। सामग्री जो है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, बी है सुंदर तथा आकर्षक, सी है बालक को विचलित करने वाली, डी है बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सामग्री जो होगी वो आपकी बालक को विचलित करने वाली होना चाहिए। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन था, तो सामग्री जो है बालक को विचलित करने वाली नहीं होना चाहिए, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सृजनात्मक लेखन का क्या अर्थ है। सृजनात्मक लेखन का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है सुनी गई बात को जो का त्यों लिखना, बी है प्रश्नों के उत्तर लिखना, सी है अपने अनुभवों को कविता या कथात्मक शैली में लिखना और डी है स्पष्ट लिखना। तो सृजनात्मक लेखन का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका अपने अनुभवों को कविता या कथात्मक शैली में लिखना है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयोगी क्या है। ऑप्शन ए है मौन वाचन, बी है समाचार वाचन, सी है समास वाचन, डी है रस वाचन। तो फोर्थ का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थग्रहण कौशल विकास के लिए जो है मौन वाचन सर्वाधिक उपयोगी होगा, तो इसलिए ए हमारे यहाँ पर फोर्थ का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी एक खेल विधि नहीं है। खेल विधि कौन सी नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है व्याख्यान विधि, सी है डाल्टन विधि और डी है किंडरगार्टन विधि। तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। व्याख्यान विधि जो है वो खेल विधि नहीं है, बाकी हमारी मॉन्टेसरी, डाल्टन और किंडरगार्टन ये सभी खेल विधि हैं, इसलिए बी हमारे यहाँ पर 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, खेल विधि को चलित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। खेल विधि को चलित करने का श्रेय निम्न में से किसको दिया जाता है बताना। ऑप्शन ए है हेनरी कोल्डवेल कुक को, बी है एडम जोनाथन को, सी है सर वाटसन को, डी है एडम स्मिथ को। तो 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेल विधि को चलित करने का श्रेय जो है हेनरी कोल्डवेल कुक को श्रेय दिया जाता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से हिंदी भाषा का जन्म खाली स्थान से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कौन सी भाषा से हुआ है बताना है। ऑप्शन ए है वैदिक संस्कृत से, बी है पाली प्राकृत से, सी है मगधी अपभ्रंश से और डी है संस्कृत एवं मगधी अपभ्रंश से। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है आपका वो हो जाएगा आपका बी, पाली प्राकृत भाषा से हुआ है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 7th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राग दरबारी है। राग दरबारी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आधुनिक काल की एक रागिनी, बी है एक कविता, सी है एक उपन्यास और डी एक कहानी। तो राग दरबारी जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका एक उपन्यास है, इसलिए 8 का हमारा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालक में गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है। बालक में गुप्त भाषा का प्रयोग किस अवस्था में परिलक्षित होता है बताना है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है युवावस्था, डी है किशोरावस्था। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बालक में जो है गुप्त भाषा का प्रयोग जो है किशोरावस्था में परिलक्षित होता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 है उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो ऑप्शन ए है समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करे, बी है समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करे, सी है समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, डी है समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होगा आपका वो हो जाएगा समस्या को दूर करने में सफलता प्रदान करे, इसलिए सी हमारा यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बालक द्वारा अर्जित ज्ञान है। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान क्या है बताना है। ऑप्शन ए है प्रत्यय है, बी है प्रत्यक्षीकरण है, सी है संज्ञानात्मक बुद्धि, डी है बोध। तो 11th का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बालक द्वारा अर्जित ज्ञान जो होगा वो आपका बोध हो जाएगा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 11th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ऑप्शन ए है अभिक्षमता, बी है विश्वसनीयता, सी है वैधता, डी है विश्वसनीयता एवं वैधता। तो 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिक्षमता जो है एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से प्रेरणा प्रबलन हांस सिद्धांत के प्रदाता खालिस्तान है। निम्न में से प्रेरणा प्रबलन हांस सिद्धांत के प्रदाता खालिस्तान है। ऑप्शन ए है हल, बी है कैप्शन, सी है टायलर और डी है विलियम्स टेलर। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरणा प्रबलन हांस सिद्धांत के प्रदाता जो है हल साहब होंगे, तो इसलिए ए हमारा यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खालिस्तान से है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का खालिस्तान से है। ऑप्शन ए है बोध, बी है शक्ति, सी है काव्य, डी है प्रतिकार। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है आयोग एक गद्यांश एक पद्यांश सेट करते हैं, इसलिए वैसा के वैसा ही मैंने एक गद्यांश लिया है, आप सभी को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत का क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था बताना है। ऑप्शन ए है सार्वदेशिक, बी है मध्यदेशिक, सी है क्षेत्रीय, डी है जिला स्तर तक सीमित था। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सार्वदेशिक। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत का क्षेत्र जो है सार्वदेशिक सीमा तक विस्तृत था, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सांस्कृतिक निरंतर के लिए खालिस्तान का अध्ययन अति आवश्यक नहीं है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सांस्कृतिक निरंतर के लिए खालिस्तान का अध्ययन अति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है हिंदी, डी है ब्रजभाषा। तो 16 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रजभाषा के लिए जो है सांस्कृतिक निरंतर के लिए ब्रजभाषा का अध्ययन अति आवश्यक नहीं है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जातीय भाषा के रूप में आज किस भाषा को मान्यता प्राप्त है बताना है। ऑप्शन ए है बांग्ला, बी है संस्कृत, सी है प्राकृत, डी है अपभ्रंश। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जातीय भाषा के रूप में आज जो है बांग्ला भाषा को मान्यता प्राप्त है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत से सीधा संबंध खालिस्तान भाषा का है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संस्कृत से सीधा संबंध खालिस्तान भाषा का है। कौन सी भाषा का संबंध सीधा संबंध संस्कृत से बताना है। ऑप्शन ए है हिंदी एवं अपभ्रंश, बी है अपभ्रंश, सी है हिंदी, डी है प्राकृत। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्राकृत। संस्कृत से जो सीधा संबंध है वो प्राकृत भाषा का है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को खालिस्तान अंग नहीं माना जा सकता। ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का, बी है संस्कृत साहित्य का, सी है प्राकृत साहित्य का, डी है अपभ्रंश साहित्य का। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिंदी साहित्य का।
गद्यांश के अनुसार शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे के अलग होने से अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का अंग नहीं माना जा सकता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से बार बार में कौन सा समास है? निम्न में से बार बार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बार बार में जो है अव्ययी भाव समास है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्न में से वाक्य बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से वाक्य बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है अनुवाद, बी है बहुभाषाविद, सी है दुभाषिया, डी है द्विभाषी। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन देख के ही आपको अंदाजा होगा, जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है उसे बहुभाषाविद कहते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है मुहावरा। 19-20 का अंतर होना, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। 19-20 का अर्थ होना निम्न में से क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है पूरी तरह से न करना, बी है अपमानित होना, सी है बहुत कम अंतर होना और डी है असंभव कार्य को करने का दम रखना। तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19-20 का अंतर होने का मतलब होता है बहुत कम अंतर होना, तो सी 22 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है मैंने बोला था आपसे एक गद्यांश एक पद्यांश आता है, तो एक ये पद्यांश आया है, इसको पढ़ना है आपको और प्रश्नों के उत्तर देना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो 23 है, जंग लगी जंजीर किसे कहा गया है? आपको काव्यांश को पढ़ना है अच्छे से, उसी में से ये क्वेश्चन आया है। तो जंग लगी जंजीर किसे कहा गया है बताना। ऑप्शन ए है दीन दुखी को, बी है कुमार को, सी है देश काल को, डी है आदमी को। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देश काल को जो है जंग लगी जंजीर कहा गया है, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, कवि ने अपना आराध्य किसे माना है? कवि ने अपना आराध्य किसे माना है? ऑप्शन ए है संसार, बी है देवत्व, सी है जातीयता, डी है आदमी। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आदमी। कवि ने अपना आराध्य जो है आदमी को माना है और इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्ग सा सुख में कौन सा अलंकार है? स्वर्ग सा सुख में कौन सा अलंकार होगा बताना है। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार, डी है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों आपने अगर अलंकार अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से आंसर आ रहा होगा, इसलिए स्वर्ग सा सुख में जो है आपका 25 का जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। स्वर्ग सा सुख में जो है उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुजत्व में कौन सा प्रत्यय है? मनुजत्व में कौन सा प्रत्यय है बताना है। प्रत्यय और उपशब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप सभी को इसका आंसर बहुत अच्छे से भली भांति आता होगा। तो ऑप्शन ए है मनुज, बी है त्वा, सी है जा और डी है त्वा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्वा। ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ऐसा तो जो है प्रत्यय हो जाएगा ये, है ना, इसलिए बी हमारे यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक बताना है। आपको काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसका शीर्षक बताना है। तो आप काव्यांश पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा को उचित कविता का उचित शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए है कोई नई पराया, बी है सारा संसार, सी है मेरा घर, डी है आराध्य आदमी। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई नहीं पराया। कविता का उचित शीर्षक जो होगा वो हो जाएगा आपका कोई नहीं पराया, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 27 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जंग लगी जंजीर में विशेषण शब्द बताइए। जंग लगी जंजीर में विशेषण शब्द बताना है। ऑप्शन ए है जंजीर, बी है जंग, सी है लगी, डी है में। तो जंग लगी जंजीर में विशेषण जो होगा आपका वो हो जाएगा जंग। जंग यहाँ पर विशेषण शब्द है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 29 है, उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में सकल शब्द का उचित शब्दार्थ बताइए। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में सकल शब्द का उचित शब्दार्थ बताना है। ऑप्शन ए है सकल सुंदर, बी है संपूर्ण, सी है अपूर्ण, डी है अधूरा। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, सकल का जो होगा वो हो जाएगा संपूर्ण। सकल शब्द का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा संपूर्ण, इसलिए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। आसान सा क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन ए है 2016, 2018, 2020, 2012। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार नियम जो है वो 2016 में लागू हुआ, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं EBS, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी की तैयारी, MPTET वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी पात्रता परीक्षा के लिए, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। तो हमारे चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके आप आगामी पात्रता परीक्षा MPTET वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।